बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाज़रीन को खुश आमदीद कहता है। अब क्रिकेट ही क्रिकेट होने वाली है। पहला टेस्ट मैच पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ मुल्तान में 127 रन से जीता और कल से सीरीज़ का दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में शुरू हो रहा है। लेकिन शायकीन क्रिकेट की दिलचस्पी का महवर, दिलचस्पी का मरकज़ ICC चैम्पियंस ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट है, जिसके हवाले से बहुत सारी चीज़ों ने जन्म लिया है। भारत ने रोड़े अटकाए पाकिस्तान की राह में ICC चैम्पियंस ट्रॉफी के हवाले से, जिसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि टूर्नामेंट के आगाज़ से सिर्फ चंद माह कबल भारत ने मना कर दिया कि वो सिक्योरिटी रीजंस की वजह से नहीं आ सकता। फिर उन्होंने एक नया शोशा छोड़ा कि हाइब्रिड मॉडल पे कराया जाए। पाकिस्तान उस पर भी तैयार हो गया। भारत के तीनों मैचेस जो हैं वो मुत्तहिदा अरब अमारात में होंगे। अगर वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करता है तो सेमीफाइनल भी दुबई में, और अगर वो फाइनल के लिए क्वालिफाई करता है तो मेज़बान मुल्क पाकिस्तान मजबूर होगा कि फाइनल दुबई में कराया जाए। फिर अभी यहाँ तक बात नहीं खत्म हुई। उसके बाद भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने ये कहा कि जी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जो शर्ट्स बनी हुई हैं, जो उस पर चैंपियंस ट्रॉफी का लोगो ICC का, उसके नीचे जो मेज़बान मुल्क का नाम होता है पाकिस्तान, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का नाम नहीं लिखेंगे, जिस पर ICC ने, शुक्र है कि ICC को कुछ ख्याल आया, उन्हें स्क्रू किया और अब पाकिस्तान का नाम चैंपियंस ट्रॉफी में लिखा जाएगा शर्ट पर। अब एक नई कहानी भारत ने शुरू की है कि जो कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और कप्तानों को जो फोटो शूट है, वो कहते हैं कि हम रोहित शर्मा को पाकिस्तान नहीं भेजेंगे, बाकी 7 टीमों के कप्तान पाकिस्तान में होंगे। वो कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस रोहित शर्मा की जो है वो वीडियो लिंक पे की जाए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ एक ऐसे मरहले पर हो रही है कि अगर देखा जाए तो उसकी कोई अहमियत नहीं है, इसलिए कि ICC टेस्ट चैंपियनशिप 2023 से जो है साइकिल ख़त्म हो चुका है 2025 तक का, और अब नया साइकिल शुरू होगा। तो अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ के हवाले से भी हम बात करेंगे, चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से भी बात करेंगे, क्योंकि नेशनल स्टेडियम कराची को कहा जा रहा है कि 25 जनवरी को, यानी कि कल, वो हवाले कर दिया जाएगा PCB के। फिर 2-3 दिन का काम है और फिर उसके बाद नेशनल स्टेडियम में, आपको याद है, 19 फरवरी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का जो है इफ्तिताही मैच खेला जाएगा। बहुत सारी चीज़ें जिन पर डिस्कस करेंगे। और इस वक्त चूँकि हम इंतज़ार कर रहे हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर जलालुद्दीन का, जो अब तक नहीं आए, लेकिन इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमें पाकिस्तान के एक और फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ ने ज्वाइन किया है, जिनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रऊफ। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रऊफ। मेरे ख्याल में उनकी लाइन ड्रॉप हो गई अब्दुल रऊफ की। बहरहाल को बताते चलें कि अब पाकिस्तान ने अपने कॉम्बिनेशन को हतमी शक्ल दे दी है। साइम अयूब का अब चैंपियंस ट्रॉफी में खेलना बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है, क्योंकि उनकी फिटनेस पर क्वेश्चन मार्क है। उनका टखना जख्मी हो गया था। शुक्र है कि उनकी ऑपरेशन नहीं हुई, सर्जरी नहीं हुई, तो अब उसके दोबारा आ गए अब्दुल रऊफ। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रऊफ। अब्दुल रऊफ, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? तो साइम अयूब टीम में नहीं है। पाकिस्तान की चांसेस बहुत ब्राइट है और कहा जा रहा है फ़खर जमान की वापसी होगी। एक तजवीज़ ये भी है कि शान मसूद को एज एन ओपनर ट्राई किया जाए। तजुर्बा तो है शान मसूद का 2022 में, आपको याद है जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें बाबर आजम की कप्तानी में जिस टीम ने हिस्सा लिया था, शान मसूद एज एन ओपनर खेले थे। फाइनल भी वो खेले थे इंग्लैंड के खिलाफ। तो अब देखते हैं। और उसके अलावा जो पाकिस्तान का कॉम्बिनेशन बन रहा है, एक लॉबी काम कर रही है कि शादाब खान को किसी तरीके से टीम में लाया जाए। क्या शादाब खान की लास्ट जो गुज़िश्ता परफॉर्मेंसेस थी वो इस काबिल थी कि उनको लाया जाए? ये भी एक $1 मिलियन क्वेश्चन है, क्योंकि ICC चैंपियंस ट्रॉफी का जो प्रोमो आया है उसमें शादाब खान भी मौजूद है। शाहीन आफरीदी तो डिज़र्व करते हैं, शाहीन आफरीदी उस प्रोमो में मौजूद है, लेकिन शादाब खान भी उस प्रोमो में मौजूद है। तो कहीं ये इस बात की जानिब इशारा तो नहीं कि शादाब खान जो है वो पाकिस्तानी टीम का हिस्सा होंगे। पाकिस्तानी टीम में 2 स्पिनर्स ऑलरेडी हैं वनडे टीम के, कि जिसमें अबरार अहमद और सुफियान मुकीम शामिल है। उसके अलावा सलमान अली आगा भी ऑफ स्पिन बॉलिंग कर लेते हैं। और पाकिस्तान के पास जो फास्ट बॉलिंग अटैक है, जिसमें शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, नसीम शाह, मोहम्मद हसनैन शामिल है। और एक फास्ट बॉलर्स को इन्हें और रखना होगा, क्या अब्बास आफरीदी टीम में आते हैं या कोई और आता है? एक मरतबा फिर अब्दुल रऊफ से लाइन जो है वो मिल गई है। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रऊफ।
जी वालेकुम सलाम। आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही अब्दुल रऊफ। हेलो। जी जी आवाज बहुत कट कट के आ रही है और डिस्टॉर्शन बहुत है अब्दुल रऊफ। हेलो। जी जी हेलो। आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे अब्दुल रऊफ। मुझे भी ये बहुत कम आ रही है आपकी आवाज। हाँ, वो हमारे यहाँ जो सिस्टम है ना जरा, तो अच्छा अब आपकी कुछ बेहतर हुई आवाज। कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा अब्दुल रऊफ, ये बताएं, आपसे पहले मैं यहीं से शुरू करता हूँ, कॉम्बिनेशन क्या देखते हैं, 4 फास्ट बॉलर या 5 फास्ट बॉलर चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, 2 स्पिनर्स, ऑलराउंडर, आपकी क्या ओपिनियन है? देखिए इकबाल भाई, अभी तक तो कंफर्म नहीं है कि ये किस तरीके से जाना चाह रहे हैं पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी में, क्योंकि बाकी जितनी भी टीमें हैं उन सब ने अपना जो स्क्वाड है वो अनाउंस कर चुके हैं, मगर पाकिस्तान ने इसको डिले किया। और इससे ये पहली दफा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से नहीं हो रहा कि स्क्वाड का डिले हो रहा, बल्कि इससे पहले अगर आप देखें तो जो 2023 का वर्ल्ड कप था जो इंडिया में हुआ, उसमें भी पाकिस्तान का स्क्वाड बहुत ही लेट अनाउंस किया गया था, और फिर जो अमेरिका में वर्ल्ड कप हुआ उसमें भी इसी तरह लेट किया गया था। तो ये एक रवायत बना ली है, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि कोई इनकी कोई प्लानिंग होती है या प्रिपरेशन पहले होती है। एट 11th आवर ये स्टार्ट शुरू करते हैं, प्लानिंग शुरू करते हैं और उसके बाद अनाउंस करते हैं। फिर इनमें ये एक तो कंसिस्टेंसी नहीं है, फिर इनके जो फैसले हैं उनमें क्लैरिटी नहीं है कि हमने किसको लाना है किसको नहीं बिठाना, हमारे प्लान में कौन सा बैट्समैन शामिल है कौन सा बॉलर शामिल है। अब देखें कि आपका सिर्फ एक टाइम अयूब अनफिट हुआ है तो उससे आपका एक पैनिक बटन दब गया, आपको पता ही नहीं है कि उसकी रिप्लेसमेंट पे आपने किसको खिलाना है। इमामुल हक 2023 के वर्ल्ड कप के बाद से टीम से बाहर है, फखर जमान को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ कुछ उसके प्रॉब्लम चाह रहे हैं, उसकी वजह से उसको बाहर किया हुआ है। अब उनके भी नाम चाह रहे हैं कि उनको वापस लाएंगे, फिर शान मसूद का नाम चलता रहा कि हम उसको वापस लाना चाहते हैं। फिर इसी तरह जो आपके फास्ट बॉलर्स हैं, साउथ अफ्रीका में आपने शाहीन अफरीदी को उस वर्कलोड मैनेजमेंट पर रेस्ट दिया और वो चला गया बांग्लादेश में लीग क्रिकेट खेलने के लिए। हारिस रऊफ पूरा पिछले 2 साल वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला नहीं और एट 11th आवर उससे सुईगा से फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलनी शुरू कर दी है। इसी तरह जो हसनैन है उनकी भी कोई इतनी ज्यादा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस पास नहीं रही है, तो एक स्ट्रगल है। उसके बाद जो स्पिन बॉलिंग का शोबा है उसमें भी क्लैरिटी नजर नहीं आ रही कि शादाब खान का भी नाम ले रहे हैं। आपने, मैं कथा कलामी होती है अब्दुल रऊफ, आपने स्पिन बॉलिंग की बात की, आपने देखा जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का प्रोमो है उसमें शादाब खान भी शामिल है, तो आप समझते हैं ये इस बात की जानिब इशारा है। लॉबीज तो आपको पता है, आप क्रिकेट खेलें, टेस्ट, वनडे, T20 सब खेलें, लॉबीज तो काम करती हैं ना पसे पर्दा। आपकी क्या राय है, लगता है आपको शादाब खान विल बी द मेंबर ऑफ पाकिस्तान स्क्वाड फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी? देखिए एक बात है, जो पास्ट परफॉर्मेंस है तो वो तो इस काबिल नहीं है कि उनको लॉन्ग फॉर्मेट में खिलाया जाए, क्योंकि 2023 का जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें भी अगर आप इन स्पिनर्स की परफॉर्मेंस देखें तो उसमें भी अपना जो कोटा था वो भी मुकम्मल नहीं कर सके थे। और ये स्पेशली जो वर्ल्ड कप हुआ था वो इंडिया की पिचेस पर हुआ, जो कि बहुत ज्यादा सूटेबल थी जो स्पिन बॉलर थे उनके लिए। उससे पहले एशिया कप में ये खेले हैं, उसमें भी इनसे कोई परफॉर्म नहीं हुआ और ना पाकिस्तान को कोई मैच वहाँ पे ये जितवा सके अपनी परफॉर्मेंस। पिछले अगर 3 साल उठाकर देखें इनके 3-4 साल, तो इनकी परफॉर्मेंस चैंपियन ट्रॉफी के बाद एक कम्प्लीटली डिक्लाइन था। जो चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान जीता था सरफराज की क़यादत में, उसके बाद अगर आगे उठाकर देखें तो एक डिक्लाइन उनकी परफॉर्मेंस में रहा है और उसको फिर कभी एड्रेस करने की कोशिश नहीं की गई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से। ना उनके एक्शन को बेहतर किया गया, ना उनसे कोई फर्स्ट क्लास क्रिकेट। वो बैट्समैन बन गए बॉलर के बजाय, आपने नोट किया होगा T20 वर्ल्ड कप में उन्हें ऊपर भेजा जा रहा था। जी बिल्कुल, और बैटिंग भी आप देखें कि एक इजी एक्सेस में उनको बैटिंग दी जाती थी। तो इस्लामाबाद के कैप्टन थे तो वो जब प्रेशर नहीं होता था तो नंबर 3 या नंबर 4 पे बैटिंग करने आते थे। तो अब जब असल में प्रेशर तो बिल्ड होता है, क्योंकि जो उनके प्लेयर्स है जो जेन्युइन नंबर है वो नंबर 6 या नंबर 7 है, तो उससे जब 10 या 12 रन की एवरेज होती है तो आपकी जो ऑलराउंडर कैपेसिटी है वो उस टाइम पे शो होती है। अगर आप नंबर 6 या नंबर 7 पे 10 या 12 रन की एवरेज करके अपनी टीम को मैच जितवाएं, तो वो आप देखना चाहिए कि जब वो इजी एक्सेस थी जहाँ पे इजी मैच फिनिश हो रहा था वहां पे तो वो खुद बैटिंग करने चले आते थे, मगर जहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर पड़ता था उसमें उनकी बैटिंग भी एक्सपोज हो जाती थी। तो वो फिर उनमें यही बात है कि ना वो ना इधर के ना उधर के आधे तीसरे आधे बुटेर तक खेल वो खेलते रहे हैं। कभी वो एज ए बॉलर टीम में सिलेक्ट हो जाते थे, कभी एज ए बैट्समैन आ जाते थे, कभी एज ए फील्डर आ जाते थे, मगर तीनों जो शोबे थे उनमें वो परफॉर्म करने में नाकाम रहे हैं। उसामा मीर कहाँ चला गया अब्दुल रऊफ? उसामा मीर जो वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी टीम में शामिल था 2023 के वर्ल्ड कप में, वो कहाँ चला गया? उसका जो तनाज़ा हुआ सिलेक्टर उस वक्त के सिलेक्टर कम चीफ सिलेक्टर वहाब रियाज के साथ, क्या उसामा मीर अब रैंकिंग में नहीं है पाकिस्तान की?
एक बात भाई, कोई समझ नहीं आ रही कि एक कोई क्लैरिटी नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, कोई पॉलिसी भी नहीं है कि प्लेयर्स आते हैं फिर चले जाते हैं, वो एक दो मैचेस उनके कोई क्लैशेस वगैरह होते हैं सिलेक्टर्स के साथ, मैनेजमेंट के साथ, और फिर उसके बाद उनको साइडलाइन कर दिया जाता है। तो ये चीज होनी नहीं चाहिए बेसिकली, क्योंकि अगर आपने किसी को टेस्ट या इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करवाना है तो फिर आपके पास एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी होनी चाहिए, आपको उस पर कॉन्फिडेंस करना चाहिए और फिर उसको कंसिस्टेंट चांसेस देने चाहिए। अगर आपके ख्याल में वो ये ऐसी प्रोडक्ट है जो पाकिस्तान के लिए खेल सकती है, तो अगर वो इस काबिल ही नहीं है तो इसका मतलब है कि फिर आपने उसको रॉन्ग चांस दिए थे, आपने बड़ा गलत उसको सिलेक्ट किया था। आपने एशिया कप भी खिला दिया, उसको वर्ल्ड कप भी खिला दिया और बाकी बड़े इवेंट्स भी खिला दिए, और फिर सडनली फ्रॉम नोवेयर उसको साइडलाइन कर दिया और अब उसका कहीं भी नाम भी नहीं है। और उसके बाद फिर जो इनका प्रॉब्लम आया वहाब रियाज के साथ, वो भी कोई इतना ज्यादा खुशगवार नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट के फैसले जब आप एक दो लोगों के हाथ में छोड़ देंगे जो अपनी मनमानी करते रहेंगे और वो चेयरमैन के मंजूर नजर होंगे, तो इससे सारे का सारा आपका ढांचा जो है वो सफर करना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन अब आप क्या देखते हैं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, अगर मैं आपसे पूछूं, लोग कह रहे हैं कि शान मसूद को इसलिए चांस दें कि जरा वो क्रिकेट खेल रहा है, इंटरनेशनल क्रिकेट, और इन फॉर्म भी है, रन्स भी स्कोर कर रहा है। दूसरे अगर फ़खर जमान और शान मसूद दो हो गए, फिर आप आ जाइए बाबर आजम, फिर आ जाए रिजवान, सऊद शकील, आपकी क्या टीम बनेगी अब्दुल रऊफ, अगर मैं आपसे पूछूं? इसमें इकबाल भाई बात ये है कि देखें कि आपका जो अब पहले पाकिस्तान का जो मिडिल ऑर्डर था या लोअर मिडिल ऑर्डर था वो स्ट्रगल करता है, मगर अब ये जो स्पेसिफिकली अभी जो सिचुएशन बनी है साइम अय्यूब की इंजरी के बाद, क्योंकि अभी जो आपका जो सक्सेस रेट थोड़ा सा ऊपर गया, तो उसमें एक वन मैन शो साइम अय्यूब था जिसने ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया था, और वो काफी अर्से बाद पाकिस्तान को एक ऐसा आउटस्टैंडिंग बैट्समैन मिला है कि जिसने ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि साउथ अफ्रीकन और ऑस्ट्रेलियन, और आज आपको पता है अब्दुल रऊफ, जो आईसीसी ने ओडीआई टीम ऑफ द ईयर अनाउंस की उसमें भी साइम अय्यूब का नाम है और दो और पाकिस्तानी, हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी के नाम है। जी बिल्कुल, आ रही है। बहुत ही एक खुशाइन चीज है कि साइम अय्यूब अपने कैरियर के बिल्कुल शुरू में वो जो आईसीसी की जो एक रैंकिंग आई है उसमें उसके शुरू में वो आईसीसी की टीम में सिलेक्ट हुए हैं, और उसके अलावा भी उनकी जो क्रेडिबिलिटी है वो असल में देखने में आई है ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की पिचेस पर, जहाँ पर उन्होंने टॉप क्लास परफॉर्म किया, और सईद अनवर के बाद कोई ऐसा पहला दफा बैट्समैन देखने में आया जिसने ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीकन पिचेस पर उसने आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया। तो उसके जाने के बाद एक पैनिक बटन आया कि अभी इनको एक जो ओपनिंग स्लॉट है वो बिल्कुल खाली होकर रहेगी और एक्सपेरिमेंट का सिलसिला अभी ये शुरू करेंगे, क्योंकि जो ये तीन बंदों के नाम ले रहे हैं वो किसी सूरत में डिजर्व नहीं करते पाकिस्तान टीम में सिलेक्शन के लिए। इस पर बात करेंगे। इस वक्त हम एक ब्रेक ले रहे हैं। पाकिस्तान के फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि क्या इमामुल हक पाकिस्तानी टीम में वापस आ रहे हैं, क्या खुशदिल शाह के लिए लॉबी बनाई जा रही क्योंकि उन्होंने बांग्लादेश प्रीमियर लीग में अच्छा परफॉर्म किया है। इस पर बात करेंगे, कहीं जाएगा नहीं। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज़। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर जलालुद्दीन। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट की तारीख की पहली हैट्रिक का एजाज़ इनको हासिल है। सितंबर 1982 में इन्होंने की थी, और जलालुद्दीन आजकल अमेरिका में है जहां पर ये कोचिंग कर रहे हैं। सिलेक्शन में भी इनकी इन्वॉल्वमेंट है, और फिर कस्टम्स क्रिकेट एकेडमी ने जो कई खिलाड़ी पाकिस्तान को दिए, साइम अय्यूब भी उनमें से एक थे। जो पाकिस्तानी टीम, जो कस्टम्स की टीम गई थी भारत के दौरे पर, तो साइम अय्यूब भी गए थे। जलालुद्दीन से हम पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात के हवाले से बात करते हैं। जलाल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो ये बताइए कि जब साइम अय्यूब आया था आपके पास, है वो अंडर 17, अच्छा वो ग्रास रूट लेवल से आया, अंडर 17, अंडर 19, अंडर 15, तो कैसा उस वक्त ऐसा था प्लेयर, आपको नजर आता था? देखिए, जब हमने उसे सिलेक्ट किया था अपने इस टूर के लिए, और वो अंडर 15 का टूर था, पहली दफ़ा हम इंडिया जाए थे चेन्नई, तो टैलेंट तो था उसमें, और जो बेसिक टैलेंट की रिक्वायरमेंट होती है उस एज में वो पूरी कर रहा था, बल्कि थोड़ा सा एग्रेसिव बैटिंग उस वक्त भी करता था, और वो हमें ज़रूरत थी उस तरह के प्लेयर की। तो हमने सेलेक्ट किया, उसने वहाँ जाके भी बेस्ट बैट्समैन बना था और हम जीत के आए। उसकी वजह से बहुत हाइप मिली हमें, और एकेडमी की भी बड़ी नाम हुआ उस टूर से, खासतौर से। वैसे तो हम 8-10 टूर और भी कर चुके हैं, लेकिन 6 साल पहले आपने देखा था कि लड़का आगे जाएगा, इसमें टैलेंट है इतना? नहीं, मतलब उस वक्त ये कहना तो मुश्किल था कि ये इंटरनेशनल प्लेयर इस तरह का बन जाए, मगर जिस एज में वो परफॉर्म कर रहा था तो ये तो बात साबित थी कि हाँ, इज ए गुड प्लेयर, पोटेंशियल था, पोटेंशियल था, और अटैकिंग क्रिकेट खेलने की आदत उसको उस वक्त से थी, और कॉन्फिडेंट बहुत था। हाँ। एक चीज़ बहुत ज़रूरी होती है कि आपको जो रोल दिया है उस पर वो अपने फुली अप्लाई करता था।
अब मगर जो आज की अगर उसकी देखी जाए तो ऑस्ट्रेलिया में रन किए, साउथ अफ्रीका में ज़्यादा उसने अपनी बैटिंग को इम्प्रूव किया। उस वक्त ज़रा ऑन साइड पे ज़्यादा जाके खेलता था और अब तो उसने चारों तरफ खेलना सीख लिया, बड़ा इम्प्रूव किया गेम को। जो मैं आज देख रहा हूँ या मैं उस दफ़ा देखूँ तो उसमें थोड़े फ्लॉज थे, मगर वो फ्लॉज उसने कंप्लीट कर लिया। और वो चीज़ जो कॉन्फिडेंट उसका है, जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, उसकी वजह से वो इतना अच्छा प्लेयर बन गया। क्योंकि हमारे यहाँ जो आजकल मॉडर्न डेज क्रिकेट पे बहुत कम लोग अप्लाई हो रहे हैं, तो उसमें से ये वन ऑफ द प्लेयर है पाकिस्तान टीम में जो आज की क्रिकेट खेलते हैं। लेकिन आप समझते हैं उसके ना होने से नुकसान होगा चैंपियंस ट्रॉफी में? आप तो काफ़ी अरसे से क्रिकेट से अटैच हैं। जो टखने की उसकी इंजरी हुई है, सर्जरी तो नहीं हुई, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि बड़ा मुश्किल है उसके लिए कम बैक करना अभी फिलहाल चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। अब ये तो मेडिकली जो लोग हैं वो बताएंगे कि कैन बी अवेलेबल, क्योंकि खाली सही होना नहीं, उसके बाद रिहेबिलिटेशन और ये वो और फिर मैच प्रैक्टिस भी। तो देखें इस वक्त जो उसकी फॉर्म है उस हिसाब से उसका होना बहुत लाजिम था हमारे लिए। और अगर वो नहीं होगा तो फर्क तो पड़ेगा। सही, ये आप नहीं कह सकते फर्क नहीं पड़ेगा, मगर हमें खाली ये मत सोचना चाहिए वो नहीं एकदम क्रिकेट नहीं खेल सकते। अल्लाह कैसा है हर तरह से वो ये इतना उसकी हाइप के वो नहीं हुआ तो ये नहीं, ऐसी बात नहीं है। और भी प्लेयर मौजूद है, उनको आप उन पर ट्रस्ट करें, उन पर बिलीव करें और उनसे काम लेने की कोशिश करें। तो अगर ये नहीं होगा तो डेफिनेटली टीम में फर्क तो पड़ेगा, मगर ये नहीं हो सकता कि ये नहीं है तो आप जीत नहीं सकते, कुछ नहीं हो सकता। ये आपका बिलीव होना चाहिए। ओपनिंग कॉम्बिनेशन आप कैसे देख रहे हैं? अगर साइम नहीं होता है, फखर जमान भी 2023 के वर्ल्ड कप के बाद से कोई वनडे नहीं खेला, फिर इमामुल हक भी 2023 के वनडे जो वर्ल्ड कप हुआ था उसके बाद से नहीं खेले। आप और एक सजेशन ये है कि बाबर आजम से इनिंग्स ओपन कराई जाए, एक सजेशन ये है कि शान मसूद जो थोड़ी फॉर्म में है, उसने रन्स भी किए, उसको रखा जाए ताकि उसके होने से एक तजुर्बाकार खिलाड़ी के फर्क पड़े। आपकी क्या राय है? देखिए मैं तो पहले दिन से यही कह रहा हूँ कि शान मसूद मच बेटर प्लेयर ऑफ वाइट बॉल, नॉट ए टेस्ट प्लेयर। ठीक है, टेस्ट को अगर आप कंपेयर करें तो मैं कहूँगा वनडे में खिलाएं या वाइट बॉल में खिलाएं, क्योंकि जो उसने थोड़ा अपना वे ऑफ बैटिंग और माइंडसेट को चेंज किया है वो सूट करता है वाइट बॉल को। सही, टेस्ट में उसके पास कुछ फ्लॉज हैं जो ज़ाहिर टेस्ट क्रिकेट मुश्किल क्रिकेट है, उसमें हर तरह की बॉलर्स, बड़े लंबे स्पेल और फील्ड रिस्ट्रिक्शन ये वो, उसमें वो कहीं बड़ा ऑन और ऑफ रन करता है, बहुत रेगुलर नहीं। तो वनडे में वो परफॉर्म कर सकता है और वो फॉर्म में भी है और वो करंट खेल रहा है। इमाम बहुत दिन से बाहर है, तो मेरा ख्याल है बेस्ट चॉइस इस वक्त शान मसूद की है। इस पर हम मजीद बात करेंगे। पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर, फॉर्मर चीफ सेलेक्टर विमेन टीम के हमारे साथ मौजूद है जलालुद्दीन, इनसे तो बात करेंगे, लेकिन इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमें मुल्तान से ज्वाइन किया है सीनियर जर्नलिस्ट आसिम तनवीर ने। आसिम तनवीर एक ज़माने में क्रिकेट की बड़ी खबरें दिया करते थे मुल्तान से, और अब आजकल वो एसोसिएटेड प्रेस AP से वाबस्ता है। इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम आसिम। वालेकुम अस्सलाम। आसिम, क्या सिचुएशन क्या है? क्योंकि अब तो हेलो, आवाज़ आ रही है आपको? सर आपकी आवाज में बीच में डिस्टॉर्शन है इकबाल भाई। आवाज आ रही है मेरी अब आपको? हेलो, आज हमारे इसमें बहुत भंड हो रहे हैं। चलें आसिम, अभी दोबारा आपको ट्राई करते हैं। जलाल भाई, अब देखें टेस्ट सीरीज हो रही है, टच हो रहा है, लेकिन लोगों की अटेंशन तो चैंपियंस ट्रॉफी की तरफ है ना। लोग तो 7 टीमों ने ऐलान कर दिया अपने खिलाड़ियों का, सिर्फ एक पाकिस्तान बचा है। देखिए अब हमेशा से ही मैं तो देख रहा हूँ जब भी कोई बड़ा इवेंट आता है हमारी टीम आखिर दिन तक जाती है, और हम ये डिसाइड नहीं कर पा रहे होते क्या कॉम्बिनेशन बनेगा। हर एक को खिला रहे होते हैं, फिर चेक कर रहे होते हैं। तो ये थोड़ा सा विजडम की कमी है हमारी जो टीम मैनेजमेंट है, क्योंकि आपको डिसीजन लेना है पहले, ताकि आप अपनी उस टीम को लेके प्रिपरेशन कर सकेंगे। प्रिपरेशन इज ए हार्ट ऑफ सक्सेस। अगर आप प्रॉपरली प्रिपेयर नहीं होंगे और जब आपके पास स्क्वाड ही नहीं होगा तो आप प्रिपेयर कैसे होंगे? तो इस लिहाज से मेरा ख्याल है कि हम हमेशा से वीक रहे, और ये कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट परफॉर्मेंस पे आता है, ऐसा नहीं है। तो अब तक हमें कर देना चाहिए था अनाउंस, जैसे आपने कहा कि अभी तक नहीं कर रहे हैं और हम सोच रहे हैं। हमेशा से मैं तो यही देखा है इंटरनेशनल इवेंट में तो ज़्यादातर हम आखिर दिन तक चले जाते हैं। तो ये सही चीज़ नहीं है। 12 फरवरी लास्ट डेट है, बाकी सब टीमें अनाउंस कर चुकी हैं। पाकिस्तान का इंतज़ार है चैंपियंस ट्रॉफी की टीम के लिए। इससे पहले जो वर्ल्ड कप हुआ T20 उसमें भी पाकिस्तान ने आखिर में अनाउंस किया। उससे पहले जो 2023 का 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप हुआ उसमें भी पाकिस्तान ने सबसे आखिर में अनाउंस किया। आसिम तनवीर ने हमें दोबारा ज्वाइन कर लिया है। आसिम, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? हेलो, आपको आवाज आ रही है आसिम? ये वॉइस का थोड़ा सा प्रॉब्लम है वॉइस का, तो ये जरा क्लियर कराएं प्रोड्यूसर साहब। 2-3 ये दूसरे गेस्ट हैं जिनके साथ प्रॉब्लम हो रही है। आसिम, आपको दोबारा अब आ रही है आवाज? आप ठीक है? हाँ जी, अच्छा, आप बताएं मुल्तान में क्या सिचुएशन है?
लोगों में इंटरेस्ट तो इतना नहीं होना चाहिए। चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है और फिर उसके बाद PSL भी होगी, जो टेस्ट मैच के लिए 3 दिन में खत्म हो गया पहला टेस्ट मैच। इस टेस्ट मैच के लिए आप क्या देखते हैं? देखिए, जो मुल्तान का जो वेदर है वो क्रिकेट के लिए बहुत ही अच्छा और वैल्यूएबल है, और खासतौर पर अभी आजकल जो मुल्तान में धूप निकल रही है सुबह से ही, इससे जो मुल्तान टेस्ट मैच में आपको याद होगा कि फर्स्ट टेस्ट मैच में फॉर की वजह से डिले हुआ था स्टार्ट। जी मैच डिले होता है, लेकिन इस मैच में ये मैच ये डिले नहीं होगा। और खासतौर पर मुल्तान जो लोग हैं, मुल्तान के शायकीन है क्रिकेट, वो अभी फर्स्ट टेस्ट मैच में वो लोग खासी बड़ी तादाद में आए थे। मुल्तान के अलावा मुजफ्फरगढ़, बिहाड़ी, खानेवाल और दीगर जो अजला हैं जैसे लिया, और यहाँ से भी लोगों की एक बड़ी तादाद, भावलपुर, भावलनगर, यहाँ से जो क्रिकेट के चाहने वाले काफी आते हैं। साउथ पंजाब का इसका जो मेन जो क्रिकेट सेंटर है वो मुल्तान है, लेकिन मुल्तान के लोग PCB से ये भी शिकवा करते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी के कम से कम 2 से 3 मैच वो मुल्तान में जरूर होने चाहिए थे। लेकिन खैर, अब यहाँ पर आज यहाँ पर आकिब जावेद जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के या पूरी हेड कोच हैं, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में। इन्होंने कहा कि ये हमें राइट है पाकिस्तान को कि वो अपने होम ग्राउंड में और अपने होम सेंटर में वो अपनी फेवरेबल ये पिच बनाए, और जिससे पाकिस्तान ये मैच आसानी से जीत सके। क्या आसिम उसी पिच पे मैच हो रहा है जहां पहला टेस्ट हुआ था, जिस तरह पहले माजी में हो चुका है, या फिर कोई बराबर वाली पिच पे हो रहा है मैच? नहीं, बिल्कुल ये वही पिच है, और इस पे इन्होंने एक शॉपिंग बहुत बड़ा शॉपर लगा के इसको उन्होंने कवर किया हुआ है। और वहां पर खास तौर पर मुल्तान में जहां पर ये टेस्ट मैच होगा, सेकंड टेस्ट मैच अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, यहाँ पर इंडस्ट्रियल जो फैन है वो इन्होंने यहाँ पर लगाए हुए हैं, उसकी वजह से कि जो पिच में जो नमी है वो कम से कम इसको ये खत्म किया जा सके। और ये मैच भी मेरा ख्याल है कि जिस तरह से पहला मैच हुआ है, जैसे आपको याद होगा इंग्लैंड के खिलाफ यहाँ पर जो 5 दिन का मैच है टेस्ट मैच, वो 3 दिन में खत्म हुए, और अभी जो लास्ट टेस्ट मैच हुआ है यानी कि फर्स्ट टेस्ट मैच, वो भी 2.5 डेज में खत्म हो गया था। और अब का जो मैच है इसमें भी मेरा ख्याल है कि 3 मैक्सिमम 3.5 डेज तक का मैच है। बहुत बहुत शुक्रिया आसिम तनवीर। जलालुद्दीन साहब क्या कहेंगे? अब ये जो हमने होम एडवांटेज तो हर टीम लेती है, इंडस्ट्रियल फैंस लगा के पिच को ड्राई किया जा रहा है। अब देखें जब इंडिया जाती है टीमें तो वहां पर भी इंडिया जो है वो स्पिन ट्रैक बनाता है ना। देखिए, ये तो हमारा राइट है और हम जीत रहे हैं, एक अच्छी बात है, मगर इसके पैरेलल हमें अपनी फ्यूचर प्लानिंग को भी साथ साथ लेके चलना है, क्योंकि आपने हर वक्त होम नहीं खेलना, और होम में भी इस तरह के बिल्कुल ही आपके 2 बॉलरों पे आप डिपेंड कर रहे हैं, जो कि अब वैसे भी उनकी एज भी फैक्टर भी आ गया है। 38 साल के साजिद खान और नुमान अली 31 साल के साजिद खान, और इसके पीछे भी आपके पास कोई ऐसे बॉलर नहीं है जो इनको रिप्लेस कर सकेंगे ऐसे टर्निंग पिच भी। दूसरा जो मैं बात कर रहा हूँ कि हमारी स्ट्रेंथ जो है वो टर्निंग पिच पे तो स्पिन बॉलिंग बन गई, मगर हमारी बैटिंग फिर भी फ्रजाइल है ऑन बॉलिंग पिच, चाहे वो स्पिन हो या वो स्विंग हो फैज हो, तो बैटिंग का तो हमारा हमेशा प्रॉब्लम। अब वेस्ट इंडीज की टीम खास तौर से इतनी वीक टीम आ गई है कि वो बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है कि उन्हें स्पिन खेलना ही नहीं आता। तो मगर कोई अगर अच्छी टीम ऐसे आई जिनके पास अपने भी अच्छे स्पिनर हो और खुद भी थोड़ा खेल सके, तो मैं समझता हूँ कि हमें होम इस तरह की पिच पे होम जीतना भी मुश्किल हो जाएगा। मगर खैर एक चीज अच्छी है कि हम जीते। अब इसके साथ साथ हम बाहर कैसे जीतेंगे और हमारे जो बाकी पेसर्स हैं वो किस तरह यूटिलाइज होंगे इन फ्यूचर, वो अगर प्लान नहीं है तो खाली इससे काम नहीं चलेगा। इस पे मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन वक्त हो गया प्रोग्राम में एक ब्रेक का। पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर, फॉर्मर चीफ सेलेक्टर विमेन टीम जलालुद्दीन हमारे साथ मौजूद है। ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, कहीं जाएगा नहीं। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज़। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर जलालुद्दीन के साथ शो में आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पर जाने से कबल हम इनसे पाकिस्तानी टीम के कॉम्बिनेशन के हवाले से बात कर रहे थे चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। जलाल साहब, आप क्या समझते हैं जलाल भाई कि जिस तरह ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ हुई, वनडे पाकिस्तान जीता, नो डाउट पाकिस्तान ने 20-22 साल बाद जीती, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी में आप समझते हैं टीमें तैयारी के साथ आएंगी और एक एटमॉस्फेयर डिफरेंट होगा, पिचेस होंगी, 15 मैचेस हैं टोटल चैंपियंस ट्रॉफी के, कैसे देखते हैं आप? नहीं, जाहिर है जो वहाँ पे परफॉर्मेंस दी है वो अपनी जगह एक इम्पॉर्टेंट है, आपने सीरीज़ हराई, मगर जाहिर है इसमें अब डिफरेंट बिल्कुल सिनेरियो होगा, टेम्पो डिफरेंट होगा जो चैंपियंस ट्रॉफी है।
आप उसको देख के ये नहीं कह सकते कि हम यहाँ जीतेंगे। वो अपनी जगह जीत थी, बहुत अच्छी थी, उनमें हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया ने ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं लिया उसमें, मगर इस जो कि ये इंटरनेशनल होती है, आईसीसी का इवेंट होता है, इसमें हर टीम ये चाहती है कि हम जीतें और बेस्ट कॉम्बिनेशन लेके और बेस्ट प्लेयर से वो एफर्ट्स करते हैं। तो हम ज़्यादातर ये सोचें हमने साउथ अफ्रीका को हरा दिया, हमने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, तो हम यहाँ भी हरा देंगे। वो जीत का जश्न मना लिया है, अब आप दोबारा से तैयार हो जाएं, नए सिरे इसकी से तैयारी करें इस इन्वायरमेंट में, इस कंडीशन में, और जो टीमें अपोनेंट्स हैं उनको देख के, तब आप कुछ बेहतर कर सकते हैं। अगर अभी तक उसी के नशे में, तो मैं कहूँगा फिर आपका जीतना मुश्किल हो जाएगा। पाकिस्तान के ग्रुप में इंडिया है, उसके अलावा बांग्लादेश है, न्यूजीलैंड है, 2 टीमों ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करना है और पाकिस्तान इंडिया से मैच जो है दुबई में जाकर खेलेगा। तो आप कैसे देखते हैं? पहला मैच तो पाकिस्तान 19 तारीख को न्यूजीलैंड से खेलेगा, ट्यून अप हो जाएगा। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया को आप कैसे देखते हैं? वो हमेशा ही एज यूजुअल जो होता है कि वो एक टफ मैच होता है और ज़्यादातर इंडिया जीतता रहा है मैचेस हमारे, सिवाय इसके जो 2017 का फाइनल आ रहे थे वो। तो इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा, क्योंकि एक तो काफ़ी कंट्रोवर्सी चली है इसमें हाइब्रिड मॉडल के चक्कर में, और हाइब्रिड मॉडल तो एक तरह से थोड़ा सा तलखियाँ ज़्यादा बढ़ गई हैं। इसको लेते हुए आप इसको एडवांटेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ज़्यादा अपनी एफर्ट दे सकते हैं इंडिया को हराने के लिए, क्योंकि आप इंडिया को हराते हैं तो आपका ओवरऑल मोरल भी बढ़ जाता है, हाई हो जाता है, और आप अपने फैन बेस को बहुत बढ़ा लेते हैं। सही टफ मैच होगा, मगर अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान को भी मैं समझता हूँ इक्वली होनी चाहिए इस वक्त। जैसे यही दुबई में 2022 में T20 वर्ल्ड कप में हमने हराया था, बाबर आजम की और मोहम्मद रिजवान की 160 रन से ज़्यादा की पार्टनरशिप हुई थी, T20 मैच था, तो थोड़ा सा पाकिस्तान को एडवांटेज होगा, या आप समझते हैं इस वाले मैच में जो ये वाला 50 ओवर का अमूमन जब भी हम इंडिया से खेलते हैं तो 70-30 पे हम जा रहे होते हैं। मतलब इस वक्त जो इंडिया की परफॉर्मेंस रही है ओवरऑल पीछे, चाहे वो टेस्ट मैच में हो, किसी में हो, उसका इम्पैक्ट तो आता ही है, और हमारी जो परफॉर्मेंस रही है तो उसको देखते हुए मैं कहूँगा इवेंट चांस है, यानी 50-50 चांस है हराने का। अब फिर जाहिर है कि इतने बड़े इवेंट में आप उस दिन कोई गलतियाँ कम करें, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें, और जो रिक्वायरमेंट ऑफ द मैच को उसी तरह मैनेज करें। उसमें कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा स्किल में उनसे पीछे हैं, मगर ये वनडे गेम है और आप इसमें कमबैक करने का चांस कम होता है। तो अगर आप एक दफ़ा आगे निकल जाएं तो आप मेंटेन करते हैं वो मोमेंटम और जीत भी सकते हैं। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें देखते हुए पिछली पाकिस्तान का इवेंट चांस है। अब जो बाकी रह जाएगा वो उस दिन वाला रह जाएगा, आप हैंडल करते हैं चीज़ों को और मैच जीत सकते हैं आप इंडिया। लेकिन अभी जसप्रीत बुमराह जिसने बड़ी अच्छी बॉलिंग की टेस्ट मैचेस में, उसको भी कमर की तकलीफ है, वो उनका मेन बॉलर है, और 50 ओवर हो, चाहे टेस्ट क्रिकेट हो, चाहे T20, वो हमेशा इंडिया के लिए परफॉर्म करता है, तो ये भी उन्हें डिसएडवांटेज हो सकता है अगर वो फुल्ली फिट नहीं है। तो अभी वो टीम में आ गए नहीं, टीम में उनको रखा है 15 रुकनी टीम में, लेकिन उनको रेस्ट का कहा हुआ है। फिट होना तो ज़रूरी है एक बड़ा मैच खेलने के लिए। हाफ फिटनेस पे आप मैच परफॉर्म नहीं कर सकते। अगर वो वैसे तो हाफ फिटनेस पे खेलेंगे भी नहीं, रेस्ट दे रहा होंगे, और उनको शायद जब तक अगर वो फिट नहीं होंगे तो वो प्लेइंग 11 में नहीं होंगे। 10-20% तो चल जाता है, अगर आप 80% भी फिट हैं तो वो मैनेज हो जाता है, मगर अगर आप 50-50 हैं तो फिर आप मैच में परफॉर्म नहीं कर सकते। तो अगर वो नहीं खेलेंगे तो जाहिर है एक मेन बॉलर उनका कम होगा और साइकोलॉजिकल डिसएडवांटेज होगा। सारा दोनों चीज़ें हमारे फेवर में आ जाएंगी, उनके अगेंस्ट चली जाएंगी। ठीक, अब खाली मगर इन चीज़ों को सोचना नहीं चाहिए। आप तो ये सोचे हम इंडिया को कैसे रहेंगे, चाहे बुमराह हो, आपकी अप्रोच इन बातों पे नहीं हो या आपका फोकस इन पे नहीं हो। आप ये सोचेंगे हम इंडिया को बुमराह के होते हुए कैसे हराएंगे, वो फार्मूला बनाएं, वो आप प्लान करें और उसी को रखें। और अगर वो नहीं खेलता तो आपका प्लस पॉइंट हो जाएगा। मगर ये सोच के कि वो नहीं खेलेगा या अपना वाले प्लेयर यानी साइम अयूब को ये नहीं खेला तो ये हो जाएगा, ये वो फैक्टर्स हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है। जो आपके कंट्रोल में चीजें हैं उस पर आप वर्क करें और मैच जीतने की कोशिश करें। आप तो क्वालिफाइड कोच हैं, आप क्या समझते हैं कोच की थिंकिंग क्या होनी चाहिए ऐसी सिचुएशन में? यही वाली थिंकिंग होनी चाहिए, जो आपके पास बेस्ट अवेलेबल टैलेंट है उस पर फोकस करें। साम अयूब को भूल जाएं, बुमराह को भूल जाएं, और अपनी जो भी कॉम्बिनेशन बनाना है उस पर सोचें, मशवरा लें, और फिर एक आपको गेम प्लान उस दिन का देना होता है। गेम प्लान होता है जो मैच टू मैच होता है। एक स्ट्रेटेजी आपकी पूरी टूर्नामेंट की हो जाती है कि हम इस टूर्नामेंट को कैसे खेलेंगे, फिर मैच टू मैच आप गेम प्लान बनाते हैं, और फिर अगर आपने उनसे वैल्यू को सेट कराया प्लेयरों के साथ, तो उनको एग्री कराया तो वो डिलीवर करते हैं, और उसी में आप अलाइन देखते हैं। अगर वो अलाइन है तो आप उनकी अकाउंटेबिलिटी करते हैं, अगर नहीं है तो आप उनसे पूछ सकते हैं भाई आपने ये तय किया था, आप क्यों नहीं खेले, ऐसा आपके स्ट्राइक रेट को क्यों नहीं हो सका, क्या वजह थी, उसको फिर आप
मर्डर करके डिस्कशन में ये बातें लाई जाती हैं। आप तो कोचिंग से वाबस्ता है, लेवल 4 का आपने ACB का भी ECB का भी कोर्स किया है। गैर मुल्की कोचेस के साथ जो हमारा रवैया है, जैसे अभी गैरी कर्स्टन पहले रिज़ाइन कर गया, फिर जेसन गिलेस्पी चला गया, उससे पहले हमने मिकी आर्थर के साथ जो किया, उससे पहले भी माजी में, आप समझते हैं कि अब कोई गैर मुल्की कोच पाकिस्तान का असाइनमेंट लेते हुए 10 मरतबा सोचेगा? काफ़ी बैड इंप्रेशन पड़ा इन 2-3 इंसिडेंट जो हुए हैं। देखिए, हर कोच की एक फ़िलासफ़ी होती है और जो फॉरेन कोच आते हैं वो अपनी फ़िलासफ़ी को अप्लाई करते हैं। उसमें वो भी ये नहीं देखते कि हमें नुकसान होगा ही होगा। जैसे अभी मैं एक शेन वॉटसन के सुना था, वो कोयटा कलंदर के थे, तो उन्होंने कुछ प्लेयरों को उस फ़िलासफ़ी के बेस पे नहीं खिलाया, तो काफ़ी मैनेजमेंट नाराज़ थी। वो अपनी जगह सही था। जो उसने अगर टीम फर्स्ट की अप्रोच रखी हुई है तो आप टीम फर्स्ट पे फिर जाएंगे। तो इसलिए